नमस्कार मित्रों, आप भली भांति अवगत हैं कि 24 जनवरी से हम लोग हिंदी माध्यम में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अपनी जो हिंदी माध्यम की क्लासेस हैं उसको आरंभ कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लास का फील मिल जाए, आपको थोड़ा सा लेक्चर्स का फील मिल जाए, इस विषय का फील मिल जाए। तो इस संदर्भ में कुछ जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनसे प्रश्नों को उठा करके किस तरीके से उनको डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरीके से उत्तर का स्ट्रक्चरिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पर विद्यार्थियों को स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स में काफ़ी मुश्किल आती है। तो आप जानते ही हैं कि राजनीति विज्ञान में जो आपका ये जो एग्ज़ाम है इसमें 4 खंड हैं। और अगर आप कहें कि इस विषय का आधार क्या है, तो न केवल इसी विषय का आधार वरन सभी विषयों का जो आधार होता है वो उसकी थियरी में होता है, उसके सैद्धांतिक पक्षों को होता है। और जो भी सैद्धांतिक पक्षों को अच्छी तरीके से समझते हैं वो अन्य सभी जो भी हमारे खंड हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको एक ये अप्रोच रखनी चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड व्यू आप डेवलप कीजिए। ये चारों जो खंड हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा राजनीति विज्ञान, ये सब एक दूसरे पर ही आधारित हैं, तो इनको अलग करके नहीं देखिए। राजनीतिक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धांत के आधार पर जब हम जो वर्तमान में घटित चीज़ें हैं उनको जब हम समझते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि इस विषय में जो भी डायनेमिक क्षेत्र हैं, जो घटनाक्रम हैं, उन घटनाक्रमों को आप सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आप उन घटनाक्रम का विश्लेषण कर सकें, ऐसी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी खंड महत्वपूर्ण हैं, पर इन चारों खंडों की अगर आत्मा या सोल मानी जाएगी तो वो राजनीतिक सिद्धांत माना जाएगा। कारण ये है कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें इस पूरे विषय में जो भी दृष्टिकोण हैं, जो भी परिप्रेक्ष्य हैं, जो भी संकल्पनाएं हैं वो हमें समझ में आती हैं। और एक राजनीति शास्त्र में जब आप एक वैकल्पिक विषय में जब आप उसका उत्तर लिखते हैं तो जो आपकी भाषा है, आपकी आंसर्स में वो टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, वो आपका जो भाषा है वो, चूँकि ये एक सोशल साइंस का विषय है और सोशल साइंस में भाषा ही एक प्रमुख माध्यम है अपने आप को व्यक्त करने का। इसलिए सब्जेक्ट की भाषा को आपको समझना है, आपको साहित्य की भाषा नहीं समझना है। और जब आप बोलें तो आपका जो बोलने का स्तर होना चाहिए वो एक आम व्यक्ति से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आप अगर रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो एक वार्मिंग अप के रूप में हम लोगों ने कुछ जो पहले के प्रश्न उत्तर हैं उनको किस तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करा जाए, इसका एक हमने क्रम आरंभ किया था। तो उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं, फिर एक दूसरा कोई प्रश्न चुनते हैं और समझते हैं कि इसको किस तरीके से देखना चाहिए। तो आज मेरे पास 2018 का ये पेपर है। अब थोड़ा सा आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये स्कैन्ड पेपर है, 2018 का पेपर है। मैं इस पेपर में
ये वाला प्रश्न लेती हूँ 2B। और प्रश्न है, पहले इंग्लिश में बोलती हूँ, एनालाइज जॉन रॉल्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव द गोल्स ऑफ जस्टिस। या न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भेदभाव का ज्ञान, रॉल्स द्वारा औचित्य स्थापन का विश्लेषण कीजिए। सो एनालाइज रॉल्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव द गोल्स ऑफ जस्टिस। मतलब रॉल्स के द्वारा जस्टिस या न्याय के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए या न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जॉन रॉल्स किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को उचित ठहराते हैं या उसका औचित्य किस तरीके से ठहराते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बहुत क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं लिख दे रही हूँ 2018 का ये प्रश्न है 2B। और प्रश्न का सार है कि जो जॉन रॉल्स हैं ने किस प्रकार न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनफैक्ट जो लैंग्वेज है वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख रही हूँ। जो प्रश्न पत्र में लैंग्वेज है तो उसको थोड़ा ठीक करके लिखा जा सकता है कि रॉल्स ने किस प्रकार न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, हम इसको भेद मूलक सिद्धांत लिखते हैं, भेद मूलक सिद्धांत का औचित्य या रेलेवेंस स्थापित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत में अगर कोई सबसे बड़ी हस्ती हम कह सकते हैं तो वो जॉन रॉल्स हैं। और जॉन रॉल्स ने न्याय से संबंधित 3 सिद्धांत दिए, जिसमें जो एक बहुत ही विवादित सिद्धांत कहा जा सकता है वो भेद मूलक सिद्धांत है, और जिसके कारण उनकी आलोचना की गई, और खासकर उनकी आलोचना स्वेच्छातंत्रवादियों ने की, जिसमें नॉजिक भी प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पूरा प्रश्न है, आपका प्रयास होना चाहिए कि उसका जो एक ब्रॉड आइडिया है, पहले आप इस बात को समझें। पूरा जो राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास है उसमें किस तरीके से, उसमें जो न्याय के जो सिद्धांत है उसका क्या महत्व है, क्योंकि जब हम किसी प्रश्न पर विचार करते हैं, उस प्रश्न का अवलोकन करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या वेट है। इस बात को जब हम समझ लेते हैं तो हम उस विषय से और अच्छी तरीके से जुड़ पाते हैं। ठीक है, हम उसको और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। फाइन, सो फर्स्ट यही है कि रॉल्स ने किस प्रकार, तो सबसे पहले हम को बताना होगा कि न्याय
के सिद्धांत का, न्याय का जो सिद्धांत है उसका राजनीति शास्त्र में, या जो राजनीति शास्त्र का इतिहास है उसमें क्या महत्व रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है या एक विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस, इसका जो आरंभ भी होता है, इसमें हम मान सकते हैं कि जो प्लेटो हैं उन्हें राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है, और राजनीतिक दर्शन का आरंभ उन्होंने न्याय के सिद्धांत के साथ किया है। यानी कि संपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत में जो सबसे आधारभूत विषय है वो है न्याय का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और इनफैक्ट राज्य का भी जो प्रमुख लक्ष्य है कि राज्य क्यों स्थापित किया गया, वो यही है कि किस तरीके से समाज में न्याय की स्थापना हो सके। तो इस तरीके से आप इस विषय की जो ग्रेविटी है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, पहले आप उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट कह सकते हो कि हमारा क्वेश्चन जो कि रॉल्स के ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो समकालीन, कंटेम्प्रेरी, समकालीन राजनीतिक दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने न्याय के सिद्धांत को दिया है वो है जॉन रॉल्स। इनफैक्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, इन्होंने बताया कि 20th सेंचुरी के जो सबसे बड़े विचारक हैं उनको रॉल्स को 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा विचारक कहा जा सकता है। और आंसर में आप कुछ फैक्ट्स दीजिए कि 1971 में प्रकाशित उनकी जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके बाद आप बहुत संक्षेप में जो रॉल्स के सिद्धांत का मूल है उसको लिखिए। तो संक्षेप में क्या है कि जो रॉल्स है वो जस्टिस को फेयरनेस, के रूप में स्थापित करते हैं। रॉल्स न्याय को अगर हम उनका सम अप करें तो न्याय को फेयरनेस या निष्पक्षता के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो जस्टिस एज फेयरनेस। या निष्पक्षता। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसका रेफरेंस क्या माना जाए, तो इसका रेफरेंस हम देख सकते हैं कि जॉन रॉल्स ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो दो विचारधाराओं के आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर आधारित है। और वो दो विचारधाराएं कौन सी हैं? एक उपयोगितावाद। तो उपयोगितावादी चिंतन यह फेवर करता है, ये निष्पक्ष नहीं है, ये फेवर करता है जो टैलेंटेड लोग हैं,
जो एडवांटेज्ड सेक्शन है या जो सौभाग्यशाली लोग माने जा सकते हैं, ये उनकी तरफ टिल्टेड है। दूसरी जो चिंतन है या दूसरी विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है, और समाजवादी विचारधारा ये लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शन की तरफ टिल्टेड है। जो समाज में सर्वहारा वर्ग है या जो निम्न वर्ग है, ये उसकी तरफ टिल्टेड है। तो न्याय के सिद्धांत में यह आवश्यक है कि समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं उसमें सभी के मध्य एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर्वहारा वर्ग या जो हीनतम वर्ग है उसके लिए जो सौभाग्यशाली वर्ग है या जो अधिक मेरिटोरियस समाज है या उसके लोगों के साथ आप अनजस्ट रहें, अन्यायपूर्ण विचार करें, व्यवहार करें। और इसी तरह जो समाजवादी चिंतन है वो हीनतम समाज या हीनतम वर्ग के लिए तो अपने वर्ग का समर्थन करता है, पर उनका जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसमें इस वर्ग के प्रति अनपेक्षित एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसीलिए इन्होंने एक सामंजस्य स्थापित किया। और आपको अपने आंसर में इंटायर अंडरस्टैंडिंग शो करनी चाहिए। तो अगर हम इनके तीनों सिद्धांतों को देखें तो उस हिसाब से जो जॉन रॉल्स हैं, रॉल्स को हम वेलफेयर स्टेट या जो सोशल लिबरलिज्म है, सामाजिक उदारवाद है, उस श्रेणी में रख सकते हैं। और जो सामाजिक उदारवाद है इसको आप एक गोल्डन मीन का सिद्धांत मान सकते हैं, यानी कि ये दो कंप्लीट विरोधाभासी जो चिंतन है उसके मध्य में एक सामंजस्य स्थापित करता है। और इसी क्रम में जो जॉन रॉल्स है उन्होंने पहला सिद्धांत ये दिया कि जिसको आप स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं, मैक्सिमम लिबर्टी का सिद्धांत कहते हैं, कि सभी लोगों को अधिकतम बराबर स्वतंत्रता मिले जिससे कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें। और वो मानते हैं कि जब व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों के जो टैलेंट्स हैं, क्षमताएं हैं, वो अलग अलग होती हैं, उसके आधार पर समाज में इनइक्वालिटी आती है, असमानता आती है। ठीक है, तो जहां अगर आंसर को आप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से लिखेंगे तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखेगा। तो अगर हम देखते हैं कि जो समाजवादी चिंतन है वो किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करता और वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन जॉन रॉल्स ऐसा मानते हैं कि हर प्रकार की असमानता गलत नहीं है। कुछ असमानताएं आवश्यक भी होती हैं, जैसे कि अगर जो अधिक मेरिटोरियस व्यक्ति है, अगर आप उसको अधिक अंक देते हैं तो ऑब्वियसली उसको और अधिक मोटिवेशन होगा। तो इनके अनुसार इनइक्वालिटी अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप उस इनइक्वालिटी से क्या कर रहे हैं। क्या उस सामाजिक जो असमानता है उसका उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है जिससे कि जो समाज का हीनतम वर्ग है उसको अधिकतम लाभ मिल सके। साथ ही ये जो इनइक्वालिटी है इसको किस तरीके से, किन परिस्थितियों में मान्य बनाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में वो अपना सिद्धांत देते हैं कि ये जो असमानता है, असमानता का वो औचित्य स्थापित करते हैं और बताते हैं कि असमानता का जो औचित्य स्थापित किया जा सकता है उसके लिए आवश्यकता है कि यह असामान्यता
तब आए जब सभी को अवसर की समानता उपलब्ध हो, जिसे आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। तो यह समानता परिणाम होनी चाहिए अवसर की समानता। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे समाज में आप चाहें तो इंडियन कास्ट सिस्टम से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इंडियन कास्ट सिस्टम में इनइक्वालिटी थी, बट उस इनइक्वालिटी को रोल्स जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि यह इनइक्वालिटी डिनायल ऑफ अवसर की समानता थी। तो ये कहते हैं इनइक्वालिटी जस्टिफाइड की जा सकती है, परंतु वो परिणाम किसकी होनी चाहिए कि सभी लोगों को अपनी क्षमता उसका यूज करने की ये अवसर प्राप्त हो। और तीसरा, इक्वालिटी के जस्टिफिकेशन के लिए आवश्यक है कि इनइक्वालिटी के द्वारा जो समाज का हीनतम वर्ग है उसको हम अधिकतम लाभ पहुंचा सके। ठीक है, तो समाज का जो हीनतम वर्ग है उसको अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके, इसी को उनका डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। तो रॉल्स ने ये बताया कि अगर हम समाजवादी दर्शन से जाते हैं जिसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी के लिए जो अधिक परिश्रमी या अधिक टैलेंटेड व्यक्ति हैं उनको हम अवसर ना दें तो समाज में कुल जो भी संसाधन रहेंगे वो कम रहेंगे, और इस तरीके से हम गरीबी का निराकरण भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि यदि हम कंप्लीट फ्रीडम देते हैं और हीनतम व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचते हैं तो समाज में असमानता बढ़ेगी, जिससे भी जो सामाजिक समरसता है और सामंजस्य है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो एक इक्विलिब्रियम, एक सामंजस्य, एक गोल्डन मीन की आवश्यकता है। तो यदि हम फ्री मार्केट इकोनॉमी रखते हैं जिससे सभी लोग, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो अधिकतम रिसोर्सेज उत्पन्न करेगी, और फिर जो राज्य है उसकी भूमिका आती है वितरणात्मक न्याय को लेकर के। सो राज्य इस बात को सुनिश्चित करे कि यह जो इनइक्वालिटी है ये अवसर की समानता के साथ साथ इस तरीके से नियोजित की जा रही है जिससे जो समाज का हीनतम वर्ग है उसको अधिकतम लाभ मिल सके। अब अगर इस क्वेश्चन को आप और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था उस इकोनॉमिक सर्वे में रॉल्स के सिद्धांत का उल्लेख किया गया, इसी सिद्धांत का उल्लेख किया गया, और इसमें बताया कि यदि हमें गरीबी का निराकरण करना है तो पहले हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें लिखा है कि जो हमारे पास पाई है या जो हमारे पास मान लीजिए एक रोटी है जिसका हमको वितरण करना है, यदि उसका साइज ही कम हुआ तो हम किस तरीके से उसका वितरण कर सकते हैं। तो जब उसका साइज बड़ा होगा तो हम अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि किस तरीके से जो करंट सिनेरियो है, जैसे इन सिद्धांतों को आप इंडियन सिचुएशंस में किस तरीके से रेलेवेंट पाते हैं। आप कास्ट सिस्टम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इस बात पर भी ध्यान रखिए कि जो हमारी नीतियां हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जो सरकारी दस्तावेज हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें इन तरीके के जो सिद्धांत हैं उनका अगर उल्लेख आप दिखाएंगे तो वो आपके आंसर्स को थोड़ा डिफरेंट करेगा। ठीक है, पर ये इस आंसर के साथ साथ आपसे भी इस क्वेश्चन में अपेक्षित है कि आप उसका औचित्य स्थापित करें। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उपयोगितावादी दर्शन जो मनुष्य की गरिमा को इग्नोर करता है या उस पर ध्यान नहीं देता, और समाजवादी दर्शन जो मेरिट और श्रम को महत्व नहीं देता है, इन दोनों के मध्य जो सामाजिक उदारवाद है जिसके कारण वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया, वो ज़्यादा अधिक बेहतर माना जा सकता है। और हम मान सकते हैं कि हर प्रकार का इनइक्वालिटी जस्टिफाइड नहीं होती। नॉर्मली जब आप पॉलिटिकल थियोरी पढ़ रहे हैं तो ये कोशिश करें कि आप उसको भारतीय संविधान और उसके मूल्यों से जोड़ें। तो अगर हम देखते हैं
कि जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है वो जो भारतीय संविधान की विचारधारा है, जिसमें एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश की गई, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी रिफ्लेक्टेड है। आशा है कि आपको आइडियाज़ मिले होंगे कि किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट किया जाए। धन्यवाद।